नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। नतीजे आपके फेवर में नहीं है। नतीजे बता रहे हैं कि आपने तैयारी की थी 125 दिन पहले की, यानी जो तीसरी सरकार आनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, उसके अगले 125 दिन की आपने तैयारी कर ली थी, लेकिन परिणाम कुछ और ही सिरा दिखा रहे हैं। और आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी टर्म्स आपको डिक्टेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, इस तरह से कि सबसे पहले तो मैं देश की लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारा 2019 में भी कोई 37% के करीब 36.6 इसी के करीब हमारा वोट शेयर था। तो अभी भी कुछ खास घटा नहीं है, 36% के करीब अभी भी हमारा वोट शेयर है। तो यानी कि देश के उतने लोगों को आज भी उतना ही पूर्ण रूप से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह कि 10 साल का जो हमने कार्यकाल यहाँ पर किया और जिसमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के चलते हमने बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धर्म विशेष को देखे हुए हमने पूरे समूचे 148 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो हमने विकास के काम किए हैं, इसके लिए हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। और मुझे लगता है कि बाकी आंकड़े जो हैं वो मैं समझ सकता हूं कि कुछ घटक दल जो अब इकट्ठे हो गए आपस में और इकट्ठे होकर सबका वन पॉइंट एजेंडा, कोई एजेंडा नहीं था देश को आगे लेकर जाने का। कोई उनके पास ये मंत्र नहीं था कि 11वें नंबर से अगर 5वें नंबर पे अगर भारतीय जनता पार्टी देश को लेकर आई अर्थव्यवस्था के रूप में, तो हम तीसरे नंबर पे या पहले नंबर की अर्थव्यवस्था पर बना के लेकर जाए। उनका कोई एजेंडा नहीं था कि 25 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में अगर गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए तो हम और 25 करोड़ जो है अगले 5 सालों में निकाल कर दिखाएंगे। उनके पास केवल और केवल वन पॉइंट एजेंडा था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो भारत देश को आगे लेकर जा रही है उसको पीछे धकेला जाए, किस तरह से यहां पर फॉरेन इंट्रूजन जो है वो की जाए। क्योंकि आपके सामने अगर आप देखें तो ओपन एआई जो कि पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की, और इजराइल से जो चीज यूज हुई, अभी आपके सामने जो खुलासे आ रहे हैं कि वो जहां इजराइल में बैठकर एक एजेंसियां ये तय कर रही हैं कि यहां पर कांग्रेस को किस तरह से जिताना है और उसके लिए पूरा षड्यंत्र बुना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं इस इंडिया अलायंस से पूछना चाहता हूं, जो 24 घंटे हमारे पर एक इल्जाम लगाते थे कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, करोड़ों अरबों खरबों रुपया उन्होंने खर्चा इन चुनावों के ऊपर। इनके सभी जो इनके प्रत्याशी थे वो तो जहाज में ही घूमते रहे, जब भले वो कठुआ उधमपुर के प्रत्याशी थे या बाकी वाले थे। इतना पैसा फिर कहां से आया इनके पास? तो मुझे भली भांति पता है जो लूट खसूट का दौर उन्होंने अभी भी चला कर रखा था और मेरे देश के लोगों के साथ जो उन्होंने धोखा किया। अभिजीत जी, मान लिया जाए कि आपके लोक लुभावन वादे भी थे और आप वेलफेयर के लिए काम भी कर रहे थे, आपकी स्कीमें भी 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन देना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, लेकिन आपके ये सारे लोक लुभावन वादे रिजेक्ट कर दिए। विनोद जी, बरगलाने में कामयाब हो गए। मैं अगर आपको बात कहूं, सबसे पहले तो मैंने कहा मैं सेटिस्फाइड हूं कि आज भी 36% की वोट परसेंटेज हमारी उतनी ही, 63 सीटें कम हुई हैं। हाँ, वो क्योंकि हर स्टेज में अगर आप सीट पे देखेंगे तो थोड़ा ही अंतर रहा। बड़ी बात है कि सबके सब मिलकर लड़ रहे थे उनके ऊपर, हर जगह पर इनके गठबंधन बने हुए थे और डे वन से इनका वन पॉइंट एजेंडा यही था जिसमें ये लोग कामयाब हो गए, मेरे देश के लोगों को बरगलाने में कामयाब हो गए। लेकिन देश देख रहा है, हर एक चीज देखी जा रही है, देश देख रहा है इनको किस तरह से हमारे साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। और आज जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर बनी है उसके वो भी आपके सामने ही हर एक चीज, हम ही सबसे बड़ा दल बनकर उभरे हैं। और कांग्रेस जो इतना बड़ा, जिसके साथ एआई का भी, इजराइल से एआई का, ओपन एआई का, चैट जीपीटी, उसके अलावा पाकिस्तान में फवाद चौधरी यहां पर अपने व्हाट्सएप पे जिनको प्रमोट कर रहे थे। तो मेरे देश के नागरिकों को आज इतना सोचना पड़ेगा कि क्या कभी सपने में भी पाकिस्तान आप लोगों का भला सोच सकता है? सोचिएगा एक बार जरूर मेरे कहने पर कि क्या कभी पाकिस्तान आपका भला सोच सकता है? तो पाकिस्तान जिस देश को आपका प्रधानमंत्री बनाने पर तोला हुआ था, क्या वो कभी हो या वो पार्टी कभी आपका भला सोच सकती है? इसमें एक बार विचार विमर्श हर इंसान को करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब का क्या बनेगा? आपके अगले एजेंडे में तो ये थे। अब जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है, फ्रैक्चर मैंडेट आता है, तो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। और अभी से ये आवाजें उठने लगी हैं कि आप अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करें और यूसीसी पर चर्चा होनी चाहिए। अभी से, अभी सरकार बनी नहीं है। देखिए विनोद जी, ये सब चीजें देश के लिए अगर आप खुद सोचें, मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूं तो आपको पता 47 में जब देश आजाद हुआ तो 5-10 साल 15 साल तक वन नेशन ऐसा ही होता रहा, वन इलेक्शन ही रहा। उसके बाद फिर जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई और जोड़ तोड़ शुरू हो गए, 90 से ज्यादा बार इन्होंने सरकारें गिराई, फिर देश का समीकरण बदल गया। आज आप सोचिए अभी हमने चुनाव कराए तो देश का कितना बड़ा एक बजट का नुकसान इन चुनावों को कराने के लिए हुआ। 148 करोड़ लोगों के चुनाव कराना और बिना किसी पक्षपात के साफ
सुथरे चुनाव कराना, उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने कीचड़ उछाले, पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत का गला दबाने जा रही है, पूरी दुनिया में इन्होंने इलेक्शन कमीशन की खिल्ली उठाई, गाली गलौज तक इलेक्शन कमीशन को निकाली, क्या क्या अपशब्द इन्होंने इलेक्शन कमीशन को निकाले, इस देश के मीडिया के लिए क्या क्या इन्होंने कुछ कहा। आज हर एक चीज आपके सामने आ गई, यानी कि ये लोगों को इस चीज को सोचना पड़ेगा कि आज से पहले तो ये ईवीएम को कोसते थे, आज इनसे कम से कम एक बार सवाल तो पूछे, भाई आप बताओ, यानी कि आप देश के लोगों को गुमराह कर रहे थे। आप माननीय उच्चतम न्यायालय का जो इंपॉर्टेंट बहुत बहुमूल्य समय उसको आप नष्ट कर रहे थे। मानना नहीं चाहिए इंडिया अलायंस को, वो उच्चतम न्यायालय जो ऑलरेडी जिसके ऊपर इतना प्रेशर है, पूरे देश को, देश के केसेस वहां पर होते हैं, क्या उसका समय आपने बर्बाद नहीं किया? क्या इसके लिए इनको दंड नहीं देना चाहिए और देश के लोगों को इनको दंड नहीं देना चाहिए कि आप झूठ बोलते थे पूरी दुनिया के? आप कौन सा रास्ता कौन सा इख्तियार करेंगे? क्योंकि ये फॉर्म कमिटमेंट है आपकी कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, वन नेशन वन इलेक्शन, और आपके घटक दल इसको माने ना माने ये कोई गारंटी नहीं है। अभी से नेगोशिएशन हो रही है, मोलभाव हो रहा है कि हमें ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए, ऐसे कैसे चलेगी? देखिए विनोद जी, मुझे जो लगता है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के चलते हमने इसी के ऊपर हमने चुनाव लड़े हैं। और ये कोई जो आज गठबंधन किए जा रहे हैं, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, प्री पोल अलायंस थे। हमने तो सबके साथ अपना राष्ट्रीय धर्म, राज धर्म सभी निभाते हुए हमने सबके साथ निभाई है। आगे इन पर है किस तरह चलते हैं, किस तरह नहीं चलते, वो देश भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन आपने मुझे लगता है कि सभी के सभी लोग एक ही खेलने आपने कमिटमेंट की थी, आपके मैनिफेस्टो में भी था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जब अपने मैनिफेस्टो पर, हालांकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी आप है, 240 सीटें आपके पास हैं, और 240 सीटें होने के साथ साथ आपको अपने मैनिफेस्टो पर भी अमल करना है। अगर नहीं हो पाया तो फिर जनता को क्या जवाब दिया जाएगा कि आपने हमें पूर्ण बहुमत नहीं दिया इसलिए नहीं हम कर पाए? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझ रही है, और मैं समझ सकता हूँ इस बार हमारे देश की जनता को बरगलाने के लिए कहाँ कहाँ से षड्यंत्र चले हैं, और मासूम लोग हैं उसमें। मुझे लगता है कुछ हद तक ये जरूर चीज़ है, लेकिन फिर भी जो 36%, 36.3% का जो वोट परसेंटेज हमें मिली है, आप मुझसे सेटिस्फाइड। बाकी आने वाले समय में मुझे लगता है कि मैं बड़ा छोटा सा एक नेता हूँ, ऊपर बैठे लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे किस तरह से इन सब चीज़ों को। और गठबंधन के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ उनकी अपनी कोई एक जो काम करने का अपना एक तरीका होता है, सभी मिलकर चलेंगे इकट्ठे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गठबंधन के जो लोग हैं वो पूरी तरह से देश हित में सोचते हुए वही फैसला लेंगे जो देश के हित में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है अति आत्मविश्वास आपको ले डूबा हो? खैर डूबे तो नहीं है, सरकार बनाने जा रहे हैं, 292 आपके पास हैं फिगर एनडीए की। देखिए, इसमें मुझे किसी भी एंगल से ये लगता नहीं है, क्योंकि आपके सामने, क्योंकि आपने अगले 125 दिनों की भी प्लानिंग बना ली थी, इतना ये भी था कि कहाँ आपने शपथ लेनी है, ये सब कुछ तय कर लिया था। उसके बाद जब फिगर आते हैं तो आप सिमट जाते हैं 240 पे। 72 मैजिक फिगर है। देखिए, अच्छा होता है कि इंसान अपनी प्लानिंग पहले से बनाकर चले। मैं इसमें वो एक दुख है जो मैं कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि मालीदा कम फल फुल, मालीदा कम पानी पाना पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फुल पाना पावे के ना पावे। मालिक की मर्जी, जो उसने किया ठीक ही किया होगा देश के लिए। यानी अब आप ये सारा जो अपनी हार का जिम्मा है ईश्वर पर दे रहे हैं। ईश्वर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अभी भी हार तो कह नहीं रहा। मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारा उतना ही वोट बैंक है, हमारे आज भी उतने लोग हमारे साथ हैं। मैं हार इसको नहीं कह रहा। हाँ, चंद अपॉर्चुनिस्टिक जो पॉलिटिकल पार्टीज के, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, जिनके लिए केवल और केवल सत्ता पानी है, जिनके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना, देश के विकास को रोकना, देश के अंदर अराजकता फैलानी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रोपोगंडा चलाना, फॉरेन कंट्रीज की इंटरफेरेंस को करना, जिनका ये प्रोपोगंडा है, वो लोग मुझे लगता है कुछ हद तक कामयाब हो। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है अपनी हर एक चीज के ऊपर, और इस देश को, वही आती है अटल जी की बात, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। कहीं पोलराइजेशन का कार्ड उल्टा तो नहीं पड़ेगा? देखिए, पोलराइजेशन तो हमने की नहीं विनोद जी, मुझे नहीं लगता हमने कोई पोलराइजेशन की है। मैंने अभी कल वो आपके सामने ही रामपुर शायद गांव का नाम था, जहां पर शायद 2500 या कितने 5000 शायद कुछ वोट थे। उन वोट के अंदर मैक्सिमम एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय से वोट थे, उनके अंदर भी 50 से ज़्यादा मकान दिए गए हैं आपके सामने। तो हमने कभी इसकी चीज़ के अंदर हमने बात की नहीं। हम तो सबका साथ सबका विकास, और मैं बार बार कहता था, जो आपके सामने कल की न्यूज़ में भी आ गया, कि हमने ये पक्षपात नहीं किया कि हिंदू को देना और मुसलमान को नहीं देना। हमने बिल्कुल राष्ट्रीय धर्म, राज धर्म, सियासत का धर्म, इस देश के लिए जो हमारी प्राथमिकता थी उसको हमने निभाया। लेकिन आप अल्पसंख्यक, ज़्यादा बच्चे वाले, घुसपैठिए, इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे अपने प्रचार में आपके नेता। देखिए, मैं आज भी एक चीज़, मैंने पिछली बार भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि घुसपैठिए लफ्ज़ यूज़ करने में मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज़ है। और अगर घुसपैठिया वर्ड यूज़ किया गया था तो घुसपैठिए
वर्ड घुसपैठिए मुसलमान वर्ड यूज किया गया था, ना कि मुसलमान वर्ड यूज किया गया था। और हमारे देश के मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो घुसपैठिए मुसलमानों से है, जो बाहर से, कोई बर्मा से, कोई म्यांमार से, कोई कहीं से उठकर यहां पर आके मेरे ही देश के जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्हीं के हक खा रहे थे, उनके लिए लफ्ज यूज किया गया था। ऐसे जो दूसरी अपोजिशन है उन्होंने गलत हिसाब से लोगों को डराने में कोशिश की है, लेकिन अच्छी तरह से हमें पता है, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए, वो हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, हर एक चीज के ऊपर जो सरकारी मदद पहुंची सबके लिए पहुंची। तो हमने ये चीज नहीं की, हमें पता है इतना बड़ा देश है, इसमें सबको ही साथ लेकर सबके साथ चलना है। यही तो सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं है, हम इसे मानते हैं और आज ये प्रूव हो गया। कहीं 400 पार का फिगर या स्लोगन आपको महंगा तो नहीं पड़ा कि आप बार बार कह रहे थे 400 पार? आपके कुछ उम्मीदवार ये कह रहे थे कि संविधान बदलने के लिए लाजमी है कि 400 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, और उसको फिर कैश कर लिया हो कांग्रेस ने, इंडिया ब्लॉक ने। देखिए, झूठ बोला कांग्रेस ने। अगर ऐसा कुछ करना होता तो पिछली 2 सरकारों में हमारे पास पूर्ण बहुमत था, उतना बहुमत चाहिए होता। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर का दिया हुआ ये संविधान, हमें इसके ऊपर गर्व है। और हम ये बताना चाहते हैं, इस संविधान का सबसे पहले खिलवाड़ तो कांग्रेस ने उड़ाया था, जो मेरे को लगता है 3 साल इस देश को उन्होंने इमरजेंसी लगाकर रखी, जब कहीं पर भी संविधान नहीं था इस देश का। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस वालों को ये जवाब देना चाहिए था। हम तो इस संविधान को अपने सिर आंखों पर रखते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई किसी को अगर खतरा है इस संविधान के चीजों से, तो वो इंडिया अलायंस ही ये काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संविधान है बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर का दिया हुआ, वो किसी ग्रंथ से कम नहीं है। लेकिन ऐसा भ्रम या ना ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि आरक्षण खत्म कर दी जाएगी, संविधान को बदल दिया जाएगा, और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डेंट इस चीज़ ने डाला आप पर। हाँ, ये बरगलाने में जरूर कामयाब रहे हैं, मैं इसमें कोई वो नहीं कहूंगा। ये बरगलाने में कांग्रेस वालों का काम क्या है? झूठ कर बोलो, सियासत करो, और झूठ इतना ज्यादा बोलो, अपने साथ फॉरेन के कंट्रीज को भी इन्वॉल्व कर लो, पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लो, इजराइल की एजेंसियों को इन्वॉल्व कर लो कि वो झूठ बोलने में, आपके देश के मासूम लोगों को बरगलाने में आपका साथ दें। क्योंकि आज जो ये चुनाव थे, ये इसको समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं था। इट वॉज एनडीए वर्सेस होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया की एजेंसीज। आप खुद सोचिए कहां कहां बैठकर, अगर पाकिस्तान यहां पर राहुल गांधी को प्रमोट कर रहा है, तो किसके खिलाफ आपकी लड़ाई थी? एक पूरा षड्यंत्र बुना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को कहीं विकसित भारत ना बना दें, नरेंद्र मोदी जी कहीं इस देश की इकोनॉमी को अब 5वें से उठा के तीसरे, और तीसरे से उठा के पहले नंबर पर ना पहुंचा दे। तो जो आगे पीछे के देश हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान की इस उन्नति से जलते हैं, वो सभी के सभी इन्वॉल्व थे। और ये इंडिया अलायंस अकेला ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, उनके साथ ये सबके सब लोग थे। इन सब ने मिलकर ये सारे का सारा काम किया। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा, धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के लोगों का कि आज भी 36 पॉइंट कुछ % के लोगों ने, जितना हमारा पिछली बारी वोट बैंक था 0.5% इधर उधर हुआ होगा, उतना आज भी हमारे साथ है। उतने लोगों को आज भी विश्वास है कि ये देश आगे बढ़ सकता है, ये देश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन सकता है, ये देश जो आगे पहुंच सकता है, और ये देश भी विकसित भारत बन सकता है। उतने लोगों के विश्वास पर आज भी यानी आपका कहना है कि ये इंडिया ब्लॉक कतई नहीं चाहता है कि भारत विकसित हो। आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? खुद राहुल गांधी जी बाहर के देशों में जाकर बोलते हैं कि आपके देश के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट मत करो। जिस दिन अभी परसों चौथ जब राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, लोगों को दिखाने के लिए सामने संविधान रखे है, जिसकी इनके लिए कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि खुद ही इन्होंने उस संविधान को कभी नहीं माना। और जब वहां पर बात चली देश की मार्केट की, शेयर मार्केट की बात चली, तो राहुल गांधी जी अपनी कुर्सी से उछल कर बोल रहे थे, देखा शेयर मार्केट कैसे नीचे गिर गया, अरे देश के कितने लोगों का नुकसान हो गया। राहुल गांधी जी को इसकी परवाह नहीं थी। खैर, उनको शेयर मार्केट की पता भी, नॉलेज भी कितनी रही होगी, लेकिन उछल कर लोगों को बताते, देखा कैसे नीचे चला गया। पूछो जिन जिन लोगों ने शेयरों में पैसे लगाए थे। लेकिन लोगों का विश्वास देखिए कि जैसे उनको पता लगा कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, फिर से जो है सभी शेयर मार्केट अपनी उस जगह पे स्टेबल पोजीशन पर आ गया। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों को कहा कि इन्वेस्ट कीजिए। जी, मैं समझा। अंबानी और अंडानी को सपोर्ट करने के लिए ठीक मतदान से और मतगणना से पहले उन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप इन्वेस्ट कीजिए बाजार में। देखिए, ये तो झूठ है इनका साफ बोलना। ये क्यों बात आती है कि जिन्होंने पिछले 5 सालों से इतना रोया अंबानी को, अडानी को लेके, हर दिन अंबानी अडानी इतनी बारी राम राम बोला होता तो क्या इनका भला हो जाता। 24 घंटे जब इन्होंने नाम लिया, अचानक से चुनावों से पहले उनका नाम लेना बंद हो गए, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि क्या था क्या नहीं था बीच की बात। तो मुझे तो लगता है कि हमने पूरी तरह से मौका दिया सबको। ऐसा नहीं है कि मैं अंबानी अडानी को भी देश के लोगों को क्लियर करना चाहूं, अंबानी अडानी आज के नहीं बने,
ये पुराने इस देश के अंदर हैं। और पुराने क्योंकि देश के व्यापारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जब बड़ी कंपनी बनती है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करती है, तो देश की इकोनॉमी को उसका फायदा होता है। लेकिन एक बात थी कि मुझे जो लगता है कि आज से पहले इनको बेचारों को बीच के बाद में इसमें कोई वो नहीं कहता, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले शायद कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ इनसे लेते रहे होंगे कि अचानक से हमारी सरकार आने पर इनकी एक अच्छी ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ देश के लिए अच्छी है। देश के अंदर ये जो कंपनीज होती हैं जब ये बाहर इन्वेस्ट करती हैं तो देश ग्रो करता है आगे। आप अमेरिका में चले जाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं बाहर वाले, वो जो भी इनकी एप्पल वगैरह और बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां से अमेरिका की इकोनॉमी रिवाइव होती है, हर एक चीज होती है, उनके देश का पैसा बाहर की कंट्रीज से भी आता है। तो अगर आपके देश का कोई इंसान आपके देश में टैक्स जमा करा के अगर तरक्की कर रहा है तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। हाँ, आज से पहले आपने उनको तरक्की नहीं करने दी, या पता नहीं उनसे क्या आप लेते थे वो हमें नहीं पता, लेकिन अचानक से चुनावों से पहले आपके मुंह पे ताला लग गया, एक बार भी आपके मुंह से इनके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं निकला। तो इसमें क्या था? तो इसमें पूछा गया देश के लोगों को, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि कांग्रेस राम राम कर रही थी, आपने भी प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर निर्माण किया और अयोध्या की, फैजाबाद सीढ़ी हार गया। देखिए, कांग्रेस राम राम नहीं कर रही थी। मैंने कहा अगर राम राम बोलते तो शायद इनका कुछ भला हो जाता। कांग्रेस तो राम मानती नहीं है, ये बात मानना पड़ेगी कि कांग्रेस को कहती है कि राम काल्पनिक थे, ये कांग्रेस का मानना है। और इसका मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं वो भी शायद यही मानते होंगे। हमारे लिए राम हमारी आस्था का विषय, हमारे मानना है कि हमारा सजीव मृत्यु के बाद राम ही हमारी रक्षा करेंगे और राम ही हमारे को तभी हमारे हर एक जब अंतिम सफर होता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है। हमारी पूरी आस्था है और आस्था का विषय है, अपने प्रभु हैं हमारी अपनी विषय, तो हम उसके अंदर पूरी आस्था आज भी रखे हुए हैं। कांग्रेस की आस्था डोलती रहती है, कभी कहीं, कभी मंदिर की तरफ, कभी मस्जिद की तरफ, कभी गिरजाघर की तरफ। हमारी अगर जो कुछ है, अगर हमारे लिए मंदिर भी उतना ही हमारे लिए अहमियत रखता है जितनी मंदिर, जितनी मस्जिद रखती है, जितना गिरजाघर या गुरुद्वारा, हमारी आस्था सभी के अंदर बराबर की है। मुझे लगता है देश सभी धर्मों से बना हुआ है, इसलिए सभी धर्मों में आस्था होनी चाहिए। लेकिन एज ए इंडिविजुअल, बिकॉज माई रिलीजन इज हिंदू, सो आई हैव ए फेथ इन ट्रस्ट इन माई सनातन। लेकिन फैजाबाद की सीट का नहीं आपने जिक्र किया, संदेश खलीवाला का जिक्र नहीं किया, दोनों ही सीटें आप हार गए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कुछ लोग बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, कई बार वो हो गए। कहते हैं बरगलाने में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है, एक्सपर्टीज है बरगलाने में। देखिए, बरगलाने में बताएं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या 11वें नंबर से हम 5वें नंबर पर नहीं पहुंचे? क्या 25 करोड़ लोग जो हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया गया? क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिला? क्या बाकी जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते सबसे ज्यादा घर दिए गए वो क्या अभी नहीं दिए गए? गांव गांव में घर प्रोवाइड किए गए? क्या हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल नहीं पहुंचा? 60 साल बाद तो अनंतनाग के गांव के अंदर बिजली आई है, तो आज तक तो नहीं आई थी। कई ऐसे गांव हैं यहाँ के ऊपर के जहां पर कर कर दिखाया लोगों को। जी, हमने तो पूरे काम किए, सब कुछ किए, हमने अपना धर्म निभाया है। आगे मैंने फिर वही बात कही है कि आगे जो इच्छा है वो देखी जाएगी। और हम इस समय आज भी सबसे बड़ा दल है। अभिजीत जी का सियासी अनुभव क्या कहता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाली सरकार हो तो विश्व में उस देश का रुतबा कम नहीं हो जाता है? जी बिल्कुल, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो कहीं ना कहीं फिर जिस पेस से देश चल रहा होता है वैसा नहीं चल पाता। आपके साथ आपके सहयोगी होते हैं हर एक चीज को, लेकिन सहयोगी हमारे साथ पहले से थे। इसमें लोगों ये को प्री पोल अलायंस है, इसलिए आश्वस्त हो। हमने पहले नहीं, हमने ये नहीं, और हमने अपना अलायंस तब भी नहीं छोड़ा जब हमारे पास दोनों पिछले 10 सालों में पूर्ण बहुमत था कि हमने 272 से ज्यादा ही सीटें थी। हमने कभी अपना अलायंस नहीं छोड़ा। हम तो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। हम अपना जो राष्ट्रीय धर्म है या हमारे घटक दलों के साथ जो हमारे अलायंस का धर्म, हम उसे निभाते हैं। अब कुछ लोग उसके अंदर करें तो हम उसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे अलायंस हमारे साथ है। अलायंस पार्टनर्स जो है, सबसे बड़ी बात वो प्री पोल के अलायंस है। इनकी तरह नहीं है पता ही नहीं किसने इंडिया अलायंस बनाया, कौन छोड़ गया, कौन कहां आया, इनकी तरह हम लोग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिर परिचित एक अंदाज है काम करने का। उन्होंने जब जब बतौर चीफ मिनिस्टर काम किया या प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, वो पूर्ण बहुमत में आते रहे हैं। उनके फुल मेजॉरिटी रहती थी, जो मैजिक फिगर होता है वो रहता था। लेकिन क्या इस बार उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी? जिस तरीके से आपने बाकी घटक दलों को भी साथ में लेके चलना है, उनकी भी सुननी होगी आपको। नहीं, ये भी एक परीक्षा का समय है और प्रधानमंत्री जी बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। वो मुझे ज़रूर लगता है कि सबका साथ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास में तो पहले से ही हमारा यकीन था। अब यही फार्मूला मुझे लगता है हमारे अलायंस के अंदर भी है। पहले से हमारे साथ ये लोग थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से इस देश की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो कभी खुद को समझते नहीं है, वो प्रधान सेवक समझते हैं। सेवक सेवा भाव से सेवा करता है। अब बाकी के लोग किस तरह से करते हैं वो तो समय ही बताएगा आपके साथ। अभिजीत जी, कुछ चेंजेस होनी चाहिए? आपको लगता है कि आत्ममंथन, आत्मचिंतन की ज़रूरत है और संगठनात्मक बदलाव की भी ज़रूरत है? देखिए, अभिजीत जसरोटिया बड़ा छोटा सा नेता है। आप मुझे किस धर्म संकट में डालते हैं? मैं अपनी कभी भी, देखिए, जिस विषय का मुझे पता ना हो,
जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं उसमें कौन होता हूँ राय देने वाला। एक छोटा सा मैं नेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बड़ी सच्चाई के साथ अपना जो मुझे कार्यभार दिए जाते हैं, जैसे प्रवक्ता के रूप में दिया गया, तो मैं अपने प्रवक्ता के काम में मैं अपनी जितनी अच्छी तरह से होता अपना धर्म निभाता हूँ। बाकी ये बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, मैं बेचारा इसमें क्या बोलता, अच्छा भी नहीं लगा, मुझे शोभा नहीं देता मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ। बार बार आप प्री पोल अलायंस की बात कर रहे हैं, अगर वैसे ही प्री पोल अलायंस था तो क्या ज़रूरत थी, नेगोशिएशन करने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा रहे हैं इस वक्त, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। देखिए अब वो तो वहीं बैठे हैं ऊपर, सारे के सारे वही डिसाइड करेंगे। मुझे ये लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन सर्वप्रथम देश है, उसके बाद अपना पार्टी और लास्ट में अपना आप है, और सभी के सभी घटक दल अगर इसी तरह से सोचेंगे तो एक अच्छा आपके सामने समय निकलेगा, और अच्छा ही निकलेगा आपके सामने। मुझे लगता है सभी के सभी लोग जो हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान जो है, देश तो होता ही उनके मन के अंदर, तो अच्छी तरह से काम करें, चलो मिलकर काम करते हैं, इसमें अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं। अभिजीत जी, पुलवामा के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया था, पाकिस्तान थोड़ा शांत था, लेकिन अब जो फ्रैक्चर्ड मंडल वाली सरकार रही है, क्या सरहदों पे इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखें, जब तक तो भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की सरहदों की तरफ देखा जाए। आज भी हमारे लिए, मैंने कहा ना, हमारे लिए आज भी देश सर्वप्रथम है, और देश के ऊपर जब कोई बात आएगी तो फिर कुर्सी कार्सी सब पीछे रह जाती है। सबसे पहले देश देखा जाएगा, देश की उन्नति देखी जाएगी, देश के लोग देखे जाएंगे। 148 करोड़ लोगों का जो एक जिम्मेवारी है वो हमारे सिर पर है, और अगर कोई भी हमें आज भी अगर आंख दिखाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए भले जो कितनी मर्जी कुर्सियां कुर्बान करना पड़े, लेकिन देश के ऊपर से सब कुछ कुर्बान कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, उनका एक जगह है, रुतबा है, लेकिन जब वो इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी वाराणसी से, वो पीछे चल रहे थे। विनोद जी, मैंने कहा ना, इन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा इस बार। आप एक चीज समझें कि जहां पर पहले 2 या 3 प्रत्याशी थे, अब तीनों के तीनों इकट्ठे हो गए हैं, तो हर एक इंसान का अपना अपना वोट बैंक तो इंडिविजुअल रहता ही है ना। तो इसलिए जब 3 इकट्ठे मिल जाएंगे तो फिर एक के खिलाफ तो ऑब्वियसली असर है। फिर भी प्रधानमंत्री जी एक अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, जबकि बाकी सब इकट्ठे हो गए थे। तो मुझे ये लगता है कि जब आप इकट्ठे हो जाओगे तो फिर तो ऐसा रहता ही है। लेकिन फिर भी आप एक चीज तो जो सबसे इंपॉर्टेंट देश को जानना जरूरी वो ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक इंटैक्ट है, उतना ही है, कम नहीं हुआ कुछ। ये सबसे बड़ी बात, और ये प्लस पॉइंट है। इसके अंदर कोई भी चीज के अंदर मुझे लगता नहीं कि हमें कोई किसी चीज के अंदर खुद को पीछे रखने की या किसी चीज में हमारे को डिसआर्टन होने की जरूरत है। बहुत बड़ा मैंडेट है। 148 करोड़ के लोगों में से आपके अंदर इन पार्टियों के जो कांग्रेस को खुद को सबका घटक दलों का जो अपने आप को लंबरदार समझती है इन सबका, वो आज भी 3 डिजिट पे नहीं आ सकी, वो आज भी 2 डिजिट के ऊपर ही है, उससे ऊपर वो आज भी नहीं जा सके हैं। लेकिन हम आज भी इस देश का 36% जो वोट बैंक है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करता है। कांग्रेस से पूछिए कितना है। लेकिन आपकी जीत का अंतर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट से जीत का अंतर 3 लाख कम हुआ है, ये चिंता का विषय है। मैंने कहा क्या कद में कमी आई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप इकट्ठे, पहले वही चीज से जो 2-3 लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, अब सब इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं तो उसमें फर्क आएगा। ये उनके अंदर फर्क आया हुआ। प्रधानमंत्री जी की आज भी लोकप्रियता उतनी ही है, आज भी पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व आज भी उन पर उतना ही विश्वास करता है जितना पहले करता था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और बड़ी बात यह है जी कि वो इंसान केवल और केवल हम लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। उनका कौन आगे पीछे जिसके लिए काम करके, उन्होंने कौन से किसी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना या किसी और को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, उनके लिए केवल और केवल देश है और सारा देश उनके लिए एक है। तो मुझे लगता है वो देश के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क है जी। आप कम से कम मोदी जी को देखकर ये बात नहीं कर सकते। लोकसभा चुनावों के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि आप जम्मू प्रोविंस में सिर्फ 29 सीट्स पर ही आगे चले हैं। 7 सीटों पर कांग्रेस और 7 सीटों पर नेशनल कांग्रेस। ये चिंता का विषय। और आपने इलेक्शन करवाने भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2 मरतबा कह दिया, और कोर्ट भी कहता है कि आपको सितंबर 2024 तक इलेक्शन करवाने होंगे। विनोद जी, पिछली बार जब चुनाव हुए थे, सेम चीज़ जैसे हिंदुस्तान में हुई वैसे इन 2 सीटों पर भी हुई कि हम लोगों के खिलाफ ये सभी थे अलग अलग कैंडिडेट्स के रूप में। इस बार ये सब के सब इकट्ठे हो गए हुए हैं। तो हमने तब भी देख लिया था इनका क्या है सारे का सारा। भारतीय जनता पार्टी में आज भी लोगों को विश्वास है, और जब असेंबली के चुनाव आएंगे आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की पार्टी बनकर उभरेगी। ये सब के सब इकट्ठे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से पूरे देश में कुछ नहीं कर पाए, और कांग्रेस तो 3 डिजिट का आंकड़ा भी नहीं अचीव कर पाई। आपने दोनों लोकसभा सीटें जीती हैं, लेकिन अंतर बड़ा नैरो रह गया है, यानी पहले से बहुत कम हो गया। मैंने कहा ना, क्योंकि ये सब के सब इकट्ठे थे, सभी के सभी ने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े हैं। अंत आज भी वोटर उतना ही है हमारा।
हाँ थोड़ा बहुत जरूर अगर फर्क पड़ा हुआ इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को पता लग गया हर एक चीज का, लोगों ने इनको भी देख लिया और हमें भी देख लिया हुआ है। इसके नतीजे आपके सामने असेंबली में बड़े अच्छे आएंगे। विधानसभा के चुनावों में भी यही आपका वो रहेगा कि ये इकट्ठे लड़े हैं इसलिए हम हार गए? देखिए, हम तो सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 24/7/365 देश के लिए काम करता है। तो मुझे लगता है कि हम सब के सब जब इसके ऊपर पूरी तरह से फिर से हमारी, क्योंकि हम फिर से जिस दिन चुनाव हुए उससे अगले दिन से हम फिर से काम कर रहे थे, आपके सामने ही है सब कुछ। हम लोग देश के लिए, सेवा के लिए निकले हुए हैं जी। ये इकट्ठे भी हो जाएं, कोई बात नहीं, आने वाला समय में देख लेंगे इनको भी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जो कश्मीर में ये भी पार्टीज थी वो भी किसी भी विधानसभा सीट पे आगे नहीं रह पाई हैं, विनोद जी और देखिए, आपने खुलकर समर्थन किया है। देखिए विनोद जी, कश्मीर में हमारा खासकर, क्योंकि मुझसे बार बार आपने एक चीज़ पूछी है कि आपने कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़े। देखिए, कश्मीर में हमारा एक ही चीज़ था कि कश्मीर का जो बेड़ा गर्क हुआ वो पिछले 30-40 सालों से या 50-60 सालों से परिवारवाद के कारण हुआ। चंद परिवारों ने जम्मू कश्मीर का वो हाल कर दिया कि एक बीमारू राज्य से बना दिया हुआ था। हमारा ये था कि जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं कम से कम ये आगे ना आए। तो आपके सामने ही है, अगर आप देख लीजिए तो दो एक्स चीफ मिनिस्टर हार गए। बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, कई लोग अपने मदर के लिए, सबके लिए, उनकी भी अम्मी हार गई, मामू जान भी हार गए बारामूला से, भाईजान भी हार गए श्रीनगर से, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी इन्होंने एक चचा जान इंपोर्ट करके लाए इंडिया अलायंस वालों ने, वो भी हार गए। एक बड़ी मूछों वाले ताऊ जी, वो भी हार गए। तो मुझे लगता है कि जो परिवारवाद वाला जो सिस्टम था वो नहीं चला। इन लोगों ने, नए नए लोग उभर कर आगे आए, नए नए लोगों को मैंडेट दिया, और मुझे लगता है कि हर एक सीट के ऊपर जो है भारी बहुमत से भारी मतदान हुआ, जिसकी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि 5,000 के वोट लेकर कोई एमएलए बन जाता था, 15,000 के वोट लेकर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाया करता था, और वही 15-20 हज़ार के वोटों से कोई एमपी बन जाया करता था। तो ये जमहूरियत नहीं कही जाती। इसे जब चंद सिलेक्टिव लोग वोट डालते उसे जमहूरियत नहीं कहा जाता। जमहूरियत का मतलब ही सबका साथ, सबका विकास, और सबके इंतखाबात भी उसको कहा जाता है। तो ये सबके इंतखाबात हुए, उसके अंदर सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हम इसी में बड़े सेटिस्फाइड हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस चीज के लिए 370 तोड़ी गई थी उसका लोगों ने भरपूर समर्थन करके नए लोगों को मौका दिया गया आने का। लेकिन अभिजीत जी, देश में 370 तोड़ने का कोई लाभ आपको नहीं मिला। देखिए, लाभ हानि के 63 सीट्स डाउन आ गए। विनोद जी, लास्ट वाला ये लाभ हानि की मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती। मैंने पहले कहा, हमारा मूल मंत्र, हमारे ऑफिस में भी जाएंगे तो 3 चीजें लिखी हुई है, सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप। तो देश हित में जो चीज इंपॉर्टेंट थी हमने वो काम की। देश हित में ये इंपॉर्टेंट था कि धारा 370 को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की छवि खराब की जाती थी। धारा 370 को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कब्रों में दफन है पाकिस्तान के प्रोपोगंडे की वजह से। आज उन सब लोगों को इंसाफ मिला हुआ। धारा 370 के चलते ही यहां पर 87 के अंदर रिगिंग कर जमहूरियत का गला दबाया गया था। रिस्टोरेशन ऑफ जमहूरियत सबसे बड़ी चीज, ये हमारी मेन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थी। वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न था, जिन्होंने 30 साल तक इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की उत्पीड़न से ही है, और खासकर एसटी का, सबसे बड़ा एसटी की बात आती है। और अभी भी आप देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस के यहां से अध्यक्ष, उन्होंने पर्टिकुलरली एक वर्ड यूज किए, मुझे पता नहीं कि क्यों एसटी के समुदाय के लोगों ने ये वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि पैसे खर्चे गए, खरीदा गया, और एक वर्ड यूज करते हैं कि एक ब्लॉक के एक प्रेसिडेंट ने जो एसटी समुदाय से ताल्लुक रखता है उसने पैसे खा लिए। कुछ इस तरह के वर्ड्स किसी टाइम पे फारूक साहब ने भी यूज किए थे। ये कांग्रेस और एनसी एसटी समुदाय के खिलाफ इस तरह के अपशब्द क्यों यूज करती है? किसी इंसान ने अगर कोई ऐसा गलत, पहले तो प्रूफ ही नहीं है, किसी इंसान ने अगर गलत कोई काम किया तो वो इंसान ने गलत काम किया, उसके समुदाय ने गलत काम नहीं किया होता। सिर आंखों पर हमारे एसटी समुदाय है, ये कांग्रेस इस तरह के अपशब्द कैसे यूज कर सकती है? एनसी किस तरह से इनके खिलाफ ऐसे शब्द यूज, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं बार बार एसटी समुदाय के लोगों को और इवन एससी के समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूं कि जीएडी का 1164 नंबर ऑर्डर याद रखिए 1996 का, जहां पर स्टेट ऑटोनॉमिक कमेटी में ये सिफारिश करते हैं कि ना एसटी को हक दिया जाए ना एससी को हक दिया जाए। और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस में, उसमें ये कहते हैं, ये कह रहे हैं एसटी समुदाय को लेबल कर रहे हैं, और इसी तरह से फारूक साहब ने भी एसटी समुदाय को लेबल किया। तो कम से कम इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मेरे एसटी समुदाय के लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास है पूरे हिंदुस्तान को, एंड वी आर प्राउड कि हमारे जो एसटी समुदाय है उनको उनका हक दिया गया हुआ है, और वो प्योर पैट्रियोटिक लोग हैं जो इस देश के लिए अपनी जान तक निशावर कर देते हैं। लेकिन ये कांग्रेस वाले उनको लेबल करने के लिए, और एनसी, क्योंकि इनका इतिहास जीएडी 1164 पर 1996 का ऑर्डर निकाल के देख लीजिए, इनका इतिहास ही एंटी एसटी और एंटी एससी है। जी अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।